मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि पार्टिकल का मोशन जिसपे वो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा हो और वो दोनों लग रहा हो। तो दोनों सुनो ध्यान से। देखो मैंने यहाँ पर जो डायग्राम बनाया हुआ है आप देख पा रहे हैं कि वो पार्टिकल का मोशन किसकी दिशा में है, एक्स अक्ष की दिशा में v की डायरेक्शन है। v मतलब कि उसके मोशन की डायरेक्शन, उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, y अक्ष की दिशा में। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, z अक्ष की दिशा में। तीनों एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होते हैं, कौन से वेक्टर, वो कौन कौन होते हैं पता है। एक्स एक्सिस की दिशा में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई एक्सिस की दिशा में यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, और जेड एक्सिस की दिशा में यूनिट वेक्टर होता है के कैप। अब मुझे बताइए, क्योंकि वो पार्टिकल दोनों फील्ड के इफेक्ट में मोशन कर रहा है, तो उस पर जो टोटल फोर्स लगेगा वो कौन कौन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी उस पर फोर्स लगेगा, प्लस मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी उस पर फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पर जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू कितनी होती है, क्यू ई। कितनी होती है, क्यू ई। क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो उस पर फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू कितनी होती है, क्यू वी क्रॉस पी, वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। कॉमन निकालोगे क्यू को तो क्या बचेगा, ऐसे। क्लियर है। अब सब ध्यान से सुनना, इन तीनों चीजों को मैं कैसे लिखूंगा ध्यान से समझना। सबसे पहले बारी आती है किसकी, ई की। आप डायग्राम में देखो ई की दिशा क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी दिशा में लग रहा है, वाई एक्सिस में लग रहा है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे पता है, ये देखो ऐसे, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू ई और साथ में जे कैप। कहने का अर्थ है सर देखो ये ई वेक्टर था, और वेक्टर मतलब क्या होता है, वेक्टर मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड साथ में डायरेक्शन। ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और क्योंकि वो वाई एक्सिस में ना, इसलिए वाई एक्सिस की डायरेक्शन का समझ जाओ रिप्रेजेंटेटर है। जे कैप लिखा मतलब समझ जाओ वाई एक्सिस, क्योंकि जे कैप कौन है, वाई एक्सिस की दिशा में, करेक्ट, यूनिट वेक्टर। क्या है, यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस की दिशा में यूनिट वेक्टर है। लो तो बताओ वैसे वी वेक्टर को कैसे लिख सकते हो, वी आई, क्यों, करेक्ट। लो बताओ वी वेक्टर कैसे लिख सकते हैं, बी के हो जाएगा, क्यों, करेक्ट। अब देखो, अब हम इन तीनों को यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा बताएंगे, क्यू हो जाएगा, ई की जगह लिखेंगे ईजे प्लस, कहाँ आर वेक्टर लिखेंगे, ये वी है डायग्राम में, ये के है, ये बी है, ये एफ ई है, ये जे है, वी है, ये वाला। ठीक है, ये क्या दिख रहा है, ये वाला, ये आई कैप है। हाँ अब देखो, ये ईजे हो गया प्लस बी क्रॉस बी, तो वी आई कैप और क्रॉस हो जाएगा बी के। ठीक है, अब देखो ध्यान से आप, ये ईजे हो गया, ये वी क्रॉस बी मैं पहले लिख लेता हूं। ठीक है, वी क्रॉस बी, या फिर एक काम करता हूं, बिकॉज ये जो क्रॉस है ना वो आई और के लिए लगा है, तो ये वी बी और ये आई क्रॉस के। ठीक है, वी बी एक सब लिखा गया और आई क्रॉस के जो बच गया तो वो। अब ध्यान से सुनना, आई क्रॉस के मतलब होता है वी बी, आई क्रॉस के मतलब होता है माइनस जे। क्या होता है, माइनस जे। कैसे, इसमें हम लोग को साइक्लिक ऑर्डर का ध्यान रखना होता है। देखो ये आई हो गया, फिर जे हो गया, फिर ये के हो गया। अगर हम यहाँ पे जो वेक्टर्स लिखे हैं, अगर वो साइकिल की दिशा में है तो समझो प्लस में आंसर लिखना है, और
साइकिल से अपोजिट है तो माइनस में। आई के देखो, आई के कहाँ पे, कहाँ पे, ये वाला कहाँ पे, समझा रहा हूँ, समझो ना बेटा, पूरा समझो। ये देखो, ये आई है, फिर क्या है, जे है, फिर के है, साइकिल चल रहा है। अब ये आई के, आई क्रॉस के लिखा है। इस साइकिल में देखो कि आई क्रॉस के चलने के लिए आपको साइकिल की दिशा में चलना पड़ा है कि उल्टा चलना पड़ा है। आई, उसके बाद क्या है, के आई से आगे नहीं है, पीछे है, तीर का निशान पलटना पड़ रहा है तो पीछे है, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा, माइनस से आएगा। यानी कि अगर ये के क्रॉस आई होता ना तो देखो के आई उसी की डायरेक्शन में होता, तो यहाँ पे अगर के क्रॉस आई होता तो ये प्लस में जे आता। ठीक है, ये ऊपर नीचे बनाने से नहीं होता, साइक्लिक ऑर्डर पे महत्व रखता है। वही तो ना, पूरा समझा करो ना, पूरा समझा करो। चलो अब सुनो आगे। अब ये माइनस को सामने भेजता हूं तो क्यू हो गया, और ये ई रहेगा माइनस वी, बी, जे कैप बाहर निकाल दिया कॉमन, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, जे कैप कॉमन निकला, और ये ई बचेगा, यहाँ पे वी भी बचेगा। ये माइनस प्लस माइनस हुआ है ना, हाँ यहाँ माइनस हुआ है। ठीक है, माइनस सामने जाएगा, माइनस हो गया, ये फोर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब सुनो, ये फोर्स की वैल्यू इतनी जो आ गई है, अब यहां पर यदि ई माइनस वीबी यानी ये वाली चीज अगर जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर अगर ये चीज जीरो हो गई तो है फोर्स जीरो हो जाएगा, पूरा फोर्स जीरो जाएगा, उस पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो उस समय v की वैल्यू क्या होगी, तो आप v भी इधर पलटाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, E इक्वल वी बी हो जाएगा। तो v की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, E अपॉन वी। यानी कि अगर उस पार्टिकल की वेलोसिटी उस पर लग रहे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के बराबर हो जाए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का जो रेशियो है उस रेशियो के बराबर उस पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाए, तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। क्योंकि आप रख के देखो ना, ई माइनस वी बी अगर यहाँ जीरो रखोगे तो जीरो इंटू वो सब खत्म, फोर्स जीरो हो जाएगा उस पर। नहीं समझ में आई चीज, नहीं समझ में आई। मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि इसको हिंदी में लिख दूं, यदि ई माइनस वी बी कितना हो जाए, रख के देखो यहाँ, ई माइनस वी बी जीरो रख के देखो ना, फोर्स इक्वल क्यू, और इसको तुम जीरो रखे हो और ये जे है, क्लियर है। तो जीरो इंटू फलाना ठिकाना सब जीरो हो जाएगा, तो फोर्स जीरो हो गया, कितना हो गया, तो वही तो कह रहा हूँ, फोर्स जीरो आने के लिए इसको जीरो होना पड़ेगा, और इसके जीरो होने का मतलब है कि वेलोसिटी को कितने के बराबर होना, ई बाई बी के बराबर होना, रेशियो के बराबर होगा, तो उस पर लगने वाला फोर्स जीरो होगा। यानी कि दोनों फील्ड के उपस्थित रहने के बावजूद, यानी प्रेजेंस रहने के बावजूद, दोनों फील्ड लग रहे हैं उस पार्टिकल पे, बावजूद इस पर उसको कोई फोर्स नहीं लग रहा है। समझ में आ रहा है, कोई दोनों फील्ड के रहने के बावजूद कोई फोर्स नहीं लग रहा है, उसके लिए उसकी वेलोसिटी को इतना होना चाहिए। इसका यूज क्या होता है पता है, यानी कि ना, अब जब कोई फोर्स नहीं लग रहा है इसका मतलब ना तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से डेविएट होगा, ना तो वो मैग्नेटिक फील्ड से, बिना दोनों फील्ड से डेविएट हुए, मतलब दोनों फील्ड से डेविएट होना मतलब विचलित होना, दोनों फील्ड से विचलित या डेविएट हुए बिना वो आगे बढ़ेगा, अगर उसकी वेलोसिटी इतनी हुई तो जब बहुत सारे पार्टिकल्स, मान लो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और आपको उसमें से कुछ चुनिंदा वेलोसिटी के पार्टिकल्स निकालने हैं जिनकी वेलोसिटी इतनी हो, तो आप उन पार्टिकल्स को चुन करके छांट करके अलग कर सकते हो। कैसे, जैसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, मान लो उनमें से जिन जिन पार्टिकल्स की वेलोसिटी इसके बराबर नहीं है, इसके बराबर, वो सीधा नहीं चलेंगे, वो किसी एक तरफ डेविएट हो जाएंगे, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, और जिसकी वेलोसिटी इतनी है वो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड से डेविएट होगा, सीधा जाएगा। क्यों सीधा जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू आप तब लाए हो जब आपने इसको जीरो रखा है, और इसको जीरो रखा मतलब फोर्स की वैल्यू जीरो आई है, फोर्स की वैल्यू जीरो लाने पर ये वी की वैल्यू मिली है, यानी जिन पार्टिकल्स की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू इतनी होगी उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, वो सीधा चलेंगे, कहीं डेविएट नहीं होंगे।
तो आप चुनिंदा वेलोसिटीज के पार्टिकल्स को अलग कर सकते हो। इसलिए ये जो था हमने यहाँ पे देखा था वेलोसिटी सेलेक्टर, टॉपिक का नाम है। वेलोसिटी सेलेक्टर की तरह हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख लो, लिखा हुआ है आपके बुक में, देखो वेलोसिटी सेलेक्टर। तो वेलोसिटी सेलेक्टर, इस शर्त के आधार पर हम वेलोसिटी सेलेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ये ऐसी शर्त है जिसपे पार्टिकल दोनों फील्ड से डेविएट नहीं हो, बिना डेविएट हुए आगे बढ़ेगा। क्लियर है? और चलिए, ये टॉपिक खत्म हो गया। तो बहुत बोलता है यार, कम बोल। तू देखो बता रहा हूँ एक बात, तो बहुत बोलता है वाकई में। एक और चीज देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो दोनों क्रॉस्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रॉस्ड। याद रखना, दोनों परपेंडिकुलर हो तो क्रॉस्ड कहलाते हैं, और वेलोसिटी की डायरेक्शन उन दोनों के परपेंडिकुलर है। देखो यहाँ पे तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ई, बी और वी। एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में, और एक इसमें जेड एक्सिस में। तो इस बात को याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, क्लियर? ये टॉपिक समाप्त। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक बचेगा साइक्लोट्रॉन, जिसको मैं कल पढ़ाऊंगा। ठीक है।